दोस्तों नमस्कार। आज मैं फिर आपके बीच में जिस एनालिसिस विश्लेषण को लेकर आया हूँ, निश्चित रूप से वो केंद्र और राज्य दोनों का मिक्स मैच है। लेकिन वहीं कुछ ऐसे तीर छोड़े जा रहे हैं जिनके बल पर एक माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है कि भविष्य की राजनीति अब किस मुहाने पर खड़ी होगी। अब सवाल इस बात का है कि वो मुहाना कितना मजबूत होगा, ये तो वक्त बताएगा। क्योंकि 18वीं लोकसभा के गठन के बाद एक दशक तक तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन 18वीं लोकसभा के गठन के बाद एक मृत टूटा है। वो मृत था नंबर 1 और नंबर 2 की मजबूत लड़ाई, यानी केंद्र में मोदी, राज्य में योगी और मोदी के बाद योगी, ये कॉम्बिनेशन वर्क कर रहा था। इस पर पूरी बिसात बिछी हुई थी। लेकिन ये मृत जनता ने तोड़ दिया। भाजपा ने तो अपना प्लेटफॉर्म तैयार कर रखा था कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी के बाद योगी, केंद्र में मोदी, राज्य में योगी। बिल्कुल ठीक बात थी और ऐसा कहीं से नहीं लग रहा था जून के पहले कि इसमें कोई बदलाव आने जा रहा है। थोड़ा बहुत राजनीति है, उथल पुथल हो सकती है, लेकिन इतना बड़ा बदलाव आएगा ये शायद ना ही पक्ष और ना ही विपक्ष दोनों को भी इस बात का एहसास नहीं था। यही कारण है कि जो मृत टूटा वो 303 से ला करके 240 पर खड़ा कर दिया। और ये लड़ाई, ये हार, ये कमजोरी न सिर्फ योगी की थी, न सिर्फ मोदी की, संपूर्ण भाजपा, संपूर्ण संघ के क्रियान्वयन का परिणाम था। लेकिन कहते हैं ना कि बात निकलेगी बड़ी दूर तक जाएगी, और शायद इसीलिए कोई ये जान ही नहीं पाया आज तक ये चूक हुई तो कैसे हुई, या उस चूक को जानना ही नहीं चाहता। इसीलिए आज एक नई फहरिस्त तैयार की गई। एक लाइन में समझिएगा, विस्तार से मैं आपको बाद में बताऊंगा। गर बटोगे तो कटोगे, गर बटोगे तो कटोगे। दोस्तों, हम इसके डिटेल्स में आते हैं। उसके पहले आपसे वही गुजारिश, वही निवेदन कि दिल्ली सहारा यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना प्यार, योगदान हमेशा हमें देते रहें। एक बात और, स्वतंत्र पत्रकारिता की मजबूती के लिए अगर आप कोई आर्थिक सहयोग देना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स से आप पहुँचा सकते हैं। दोस्तों, हम दोबारा आ रहे हैं अपने मेन एनालिसिस की तरफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे समय, ऐसे दिन, ऐसे वक्त कुछ स्टेटमेंट दिया है जो भविष्य की राजनीति की तरफ इशारा कर रहा है। योगी जी ने कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मथुरा के करीब, यद्यपि आज वो मथुरा में थी, मथुरा के करीब एक संदेश दिया। वो संदेश था राष्ट्र, राष्ट्रवाद, धर्म और जाति। यानी उनकी बातों पर भी ये साफ नजर आ रहा है कि भाजपा अभी भी कहीं एक जगह स्टैंड नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट जो पॉलिटिकल सिनारियो है वो बहुत तेज बदल रहा है। अब सवाल इस बात का है कि जनता विश्वास नहीं कर पाई या जनता पे ये विश्वास नहीं कर पा रही। योगी जी ने आज जो आगरा में कहा, राष्ट्रवाद के नाम पे उन्होंने शहीद आजम का मूर्ति का अनावरण के मौके पे कहा, जो चंद लाइनें थी जिन पर बहुत ही जोर देने की जरूरत है, बटोगे तो कटोगे। यद्यपि उन्होंने इसको बांग्लादेश के संदर्भ में कह दिया, ये बांग्लादेश
एक मुहावरा हो सकता है, एक संदेश हो सकता है, क्योंकि जो उन्होंने कहा इस लाइन से मिलती जुलती एक लाइन भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु जी ने कुछ दिन पहले कहा। अब सवाल इस बात का है कि इस चीज का मतलब क्या है। मतलब बहुत साफ है कि केंद्र और राज्य की सरकार पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर भाजपा की सरकार को कहीं से गवर्न हो रही है, या गवर्न कहना एक अलग मैटर है, अगर कोई किसी प्रारूप पे चल रही है तो वो यूपी और केंद्र की सरकार के प्रारूप पे चल रही है, क्योंकि जो लोग यहाँ यूपी में बैठे और दिल्ली में बैठे उन्हीं के सारे अदर स्टेट की गवर्नमेंट चलती है। योगी जी एक वो नाम है जो कम से कम 10-11 स्टेट के अंदर उसकी डिमांड होती है। अब सवाल इस बात का है कि आज की परिदृश्य में इन चीजों का मतलब क्या रह गया है। मतलब बहुत साफ है। मतलब इसलिए साफ है कि भाजपा या योगी जी जो बयान दे रहे हैं उस पे कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे एक असमंजस की स्थिति है, क्योंकि अभी तक धर्म के नाम पर एक अच्छी खासी वोट बैंकिंग की तैयारी थी और चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था कि इनकी सरकार मजबूत थी, राज्य की सरकार मजबूत थी। लेकिन जो चुनाव के बाद स्थिति पलटी है वो आज भाजपा खुद नहीं समझ पा रही कि हम कहां स्टैंड करें। इसलिए उसके हर बयान के अंदर कितनी मजबूती है या कितना संशय है उनको खुद नहीं पता। बटोगे तो कटोगे। इसके कई संदर्भ देखे जा सकते हैं। सबसे पहला, अगर भाजपा या योगी जी या मोदी जी की सबसे बड़ी दिक्कत आज की डेट में कुछ है तो वो है दो लड़कों की जोड़ी। इसने भाजपा की सारी रणनीति कूटनीति को ध्वस्त कर दिया। इनके ब्रह्मास्त्र से जो निकला है उसका तोड़ भाजपा के पास अभी तक नहीं आ पाया है। जातिगत जनगणना, पीडीए, क्रीमी लेयर को हटाना, आरक्षण पे जो 50% का बार उसको तोड़ना, भाजपा समझ नहीं पा रही कि इसका तोड़ कहां से निकाला जाए। इसीलिए मथुरा का नाम पैदा किया गया, अयोध्या के बाद मथुरा। क्या हिंदुस्तान की बेरोजगार जनता, गरीबों से जो महंगाई से कह रही है, रोजगार है नहीं, दो वक्त की रोजी रोटी के लिए परेशान है, क्या वो फिर अयोध्या के बाद मथुरा की तरफ देखेगी? लेकिन संघ की पृष्ठभूमि बहुत मजबूत है और संघ ये नहीं मानता कि आपने जो अपनी योजना बनाई उसके तोड़ के लिए हम कुछ नहीं करेंगे। वो जानता है कि आज विपक्ष एक बड़ी मजबूत स्थिति की तरह और धारा प्रवाह की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन वो ये भी जानता है कि हिंदुस्तान के अंदर धर्म एक ऐसी चीज है कि अगर उसको हमने नया प्लेटफॉर्म तैयार किया तो हो सकता है लोगों का झुकाव हो जाए। यद्यपि मथुरा को लेकर के कोई बहुत बड़ा संशय नहीं है, उसको अयोध्या का मुद्दा नहीं बनाया जा सकता, लेकिन फिर भी कोशिश करने में बुराई नहीं, क्योंकि इसका तोड़ नहीं। अब सवाल इस बात का है कि मोदी जी के सामने राहुल गांधी और योगी जी के सामने अखिलेश यादव एक मजबूत विपक्ष और मजबूत चैलेंज के रूप में सामने खड़े हुए हैं। इसका मतलब बहुत साफ है कि पहले जो लड़ाई दिख नहीं रही थी आज लड़ाई सामने दिख रही है और ये लड़ाई दोनों को भारी पड़ रही है। क्योंकि आज पहले ये होता था कि योगी के सामने कौन, मोदी के सामने कौन। आज सारे सर्वे बता रहे हैं कि मोदी के सामने प्रचंड रूप से मजबूती से कोई खड़ा है तो राहुल गांधी खड़ा है, जबकि राहुल गांधी का कद बढ़ता जा रहा है और मोदी का कद बढ़ रहा है, कम हो रहा है। कम से कम 9 तो ऐसे स्टेट हैं, 7 से 9 स्टेट जहां पे मोदी जी नंबर 2 पे, राहुल गांधी नंबर 1 पे। ये इनके सर्वे बता रहे हैं जो अभी तक जो इंडिया टुडे ग्रुप के लिए करते थे, क्या नाम है, सी वोटर और दूसरे जो CD ऐसे इनका ये अपना सर्वे है कि राहुल गांधी का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है
और देखिए उसका कारण है, चुनाव के बाद जिस मजबूती से साथ राहुल गांधी खड़े हुए और पार्लियामेंट में जिस तरह उन्होंने भाजपा को बैकफुट पे घसीट दिया, और यहां तक कि पहली बार हुआ है 10 साल के इतिहास में, 11 साल के इतिहास में, कि मोदी जैसा नेता कभी बिल के मामले में संसद में बैकफुट पे आया, लेकिन बैकफुट पे आए। कई बिल को उनको जो है वापस लेना पड़ा, या किसी कमेटी में डालना पड़ा, या चेहरे से हटाना पड़ा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जातिगत जनगणना के मुद्दे पर राहुल गांधी जो ट्रम्प कार्ड चला है अखिलेश यादव से मिलकर के, वो भाजपा के लिए नहीं, एनडीए के लिए खतरनाक काम कर रहा है। एनडीए के अंदर फूट का काम कर रहा है। लोकतांत्रिक जनता दल पासवान के नेता 100% रिजल्ट एनडीए के अंदर किसी ने दिया है तो मोदी से अच्छा रिजल्ट चिराग पासवान ने दिया। 5 सीट पर लड़े, 5 जीते, और चिराग पासवान इसमें ट्रम्प कार्ड खेल रहे हैं। हर मुद्दे पे इंटरफेरेंस, क्योंकि वही कहते हैं ना, कहीं निशाना उनका कुछ है, दिख कुछ रहा है और करना कुछ चाहते हैं। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। आज चिराग पासवान इस बात को जानते हैं कि मोदी सरकार, अभी तक एक सामने व्यूज दिख रहा था कि नीतीश और क्या नाम है इसका, नायडू, 2 के सहारे सरकार चल रही है। चिराग ये जानते थे कि अगर ऐसा हुआ तो हम पिक्चर नहीं आएंगे। अब चिराग ने जानबूझ के अपने आप को पिक्चर में लाया और ये दिखाया कि नो, नायडू और नीतीश नहीं, चिराग पासवान भी एक मंजिल है। अगर इसको इग्नोर करोगे, वक्फ बोर्ड के बिल के पीछे और कई ऐसे बिल जो वापस हुए हैं या उनको ठंडे बस्ते में डाला गया, उसके पीछे चिराग पासवान का बहुत बड़ा हाथ है। चिराग पासवान ने इंटरफेयर करने का तीसरा भी कारण है कि योगी जी और नीतीश कुमार का 100% रिजल्ट बिहार के अंदर नहीं रहा, लेकिन चिराग पासवान का रहा। और चिराग अपनी मजबूती के लिए आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए उनकी निगाहें अगले साल होने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव पर हैं, जिसमें कम से कम 25 से 30 सीट का दावा ठोक रहे हैं। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव चाहते हैं कि चिराग पासवान अगर उधर आते हैं तो उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कुर्सी भी पकड़ा सकते हैं। यानी कि ये जो ट्रम्प कार्ड है ये ऐसे नहीं चला गया है। कोई किसी का हनुमान नहीं है राजनीति में। ये मौका परस्ती का बहुत बड़ा सबूत है। और चिराग भी इस बात को जानते हैं कि अगर हम हनुमान थे तो पिछली सरकार में हम कहाँ थे। दूध की मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिए गए थे इनके चाचा के कारण। टूट किसने कराई? पासवान जी की पार्टी में, सब जानते हैं। जब वजन है आज तो चिराग पासवान को पूछा जा रहा है। आज वजन नहीं है उनके चाचा के पास, निस्त्राभूत हो गए, दिख नहीं रहे, कहाँ है पिक्चर में, किस कोने बैठे हुए हैं। ये राजनीति है। इसलिए इस राजनीति के मोहरे को चिराग पासवान अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए आज की डेट में उन्होंने तीसरा नंबर अपने को लाया कि नीतीश और नायडू से ही सरकार नहीं चल रही है, चिराग पासवान का बहुत बड़ा योगदान है। और हमें इग्नोर करोगे तो आगे दिक्कत खड़ी होगी। अब इन चीजों के साथ तीसरी शक्ति भी बन गई चिराग पासवान। उन्होंने साफ कहा कि हम जातिगत जनगणना के मामले में सरकार के साथ नहीं है, बल्कि हम उन लोगों के साथ हैं जो जातिगत जनगणना के फेवर में है। यानी पहला फ्रैक्शन एनडीए के अंदर ही हो गया। भाजपा पहले से ही अल्पमत में है, एनडीए के सहारे उसकी सरकार चल रही है। और एनडीए में फूट डाल दी राहुल गांधी ने ट्रम्प कार्ड चल के जातिगत जनगणना। नायडू भी इंकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नायडू की राजनीति और नीतीश कुमार की राजनीति, नायडू की बहुत बड़ी राजनीति मुस्लिम वोटर से चलती है, अल्पसंख्यकों से चलती है। नीतीश कुमार भी इससे अलग नहीं है। इस मामले को कब तक ये इग्नोर करेंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। कहने का मतलब बहुत साफ है कि अब योगी जी और मोदी जी के चेहरे पे सरकार आगे कामयाब होगी ऐसा नहीं है। कामयाबी मुद्दों पे होगी, और मुद्दे आज की डेट में राहुल और अखिलेश के पास है। जिन चीजों को उन्होंने आगे बढ़ाया है उसका जवाब तोड़
अभी तक एनडीए के पास नहीं। 100 दिन की सरकार हो गई, 100 दिन का रोड मैप तैयार हुआ था। आज की डेट में कौन सा 100 दिन का रोड मैप पे वर्क हुआ है? सरकार को बचाने का ही रोड मैप तैयार है, उसी पे वर्क चल रहा है। सवाल इस बात का है कि ऐसे में भारतीय जनता पार्टी तमाम आकलन कर रही कि कैसे सरकार को स्थिर करके चलाया जाए, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रही है। अब देखिए, योगी जी को अगर देखिए तो योगी 2017 का जब चुनाव हुआ था, एक आकलन देखिए, 2017 में योगी जी चेहरा नहीं थे, तब भी भाजपा 40% वोट पाई, और उस टाइम मोदी जी एक चेहरा थी। 2014 में मोदी जी की एक लहर थी। यूपी के अंदर जो जीत हुई 2017 में, वो कोई सिरातू से हारे हुए विधायक के कारण नहीं हुई कि वो स्टेट प्रेसिडेंट थे, वहां भाजपा जीत गई। वो जीत मोदी की जीत थी, मोदी के चेहरे की जीत थी, मोदी की लहर की जीत थी। सपना किसी ने सजो दिया हो, लेकिन किस्मत योगी के साथ दी गई, मनोज सिन्हा को साइडलाइन कर दिया गया। उस टाइम 40% वोट पाया था कौन? भाजपा, और सरकार बनाई। लेकिन एक बात गौर करने की बात है, यूपी की राजनीति को समझने वाले जानते हैं कि यहां पर खेल कभी भी पलट सकता है। उस टाइम अखिलेश और मायावती ने अलग अलग चुनाव लड़ा। अखिलेश ने लगभग 41 सीट पाई और 19 सीट पाई बसपा ने, मायावती ने। लेकिन अगर दोनों मिल के चुनाव लड़ते तो उनके 44% वोट थे। यानी कि अगर ये मिल के चुनाव लड़े होते तो मोदी लहर के सामने एक बड़ी दीवार खड़ी हो जाती। परिणाम क्या होता, ये तो उस समय वक्त पता था। 2022 के चुनाव में भाजपा को 57 सीटों का नुकसान हुआ। अखिलेश लगभग 111 सीट जीत करके आए, बसपा नगण्य थी, कांग्रेस ने कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दिया, 6 सीट शायद जीती थी। तो सवाल यह है कि यूपी की राजनीति में अखिलेश या समाजवादी पार्टी को इग्नोर नहीं किया सकता। लेकिन अब जो पीडीए का नारा है, ये बहुत खतरनाक है। योगी जी जो मथुरा और बटोगे तो कटोगे का जो एक नारा दिया है, उसके पीछे एक लॉजिक है। ये लॉजिक बांग्लादेश पे सीमित नहीं है, ये यूपी और केंद्र की राजनीति के ऊपर सीमित है। ये एक इशारा है पीडीए की तरफ। और पीडीए को देखिए, पीडीए क्या है? 19% सवर्ण वोट है, मान लिया भाजपा की तरफ टोटल। 42% ओबीसी, दलित 21%, मुस्लिम 19%, यानी लगभग 81% वोट। असली लड़ाई ये है, जो जातिगत जनगणना की बात की जा रही है, वो जो क्रीमी लेयर अभी तक इसका फायदा उठाती जा रही है, उसको हटा के एक नए रूप में नए प्लेटफॉर्म की तैयारी की जा रही है, और यही जो वोटर्स हैं उनको लुभा रहा है, जिसका तोड़ भाजपा के पास नहीं है। ये परसेंटेज भाजपा की खतरे की घंटी बना हुआ है कि आखिर भाजपा करे तो क्या करे। ऐसे हालात में कहीं ना कहीं संघ के लिए भी दिक्कत है कि यूपी के अंदर यूपी को कैसे बचाया जाए। 2027 की तैयारी वो कर रहा है, लेकिन संघ के हाथों से सब कुछ जा रहा है। और खासतौर से जो योगी और मौर्य की लड़ाई थी, इसमें भाजपा कार्यकर्ताओं की बहुत जबरदस्त उनका जो कहा जाए कि मॉरल था, उसको डाउन किया है। यही रीजन है, मैं आज तीसरी बार बता रहा हूं कि भाजपा के जो आपका मीडिया प्रभारी था लखनऊ का, उसको बुरी तरह सड़क पे मारा गया, कोई बचाने नहीं आया। अब कार्यकर्ता पिटेगा, और कल यही जब नेताओं को जरूरत पड़ी कार्यकर्ताओं की, तो कार्यकर्ता घर से बाहर नहीं निकलेगा। ऐसे में जो भी प्लानिंग सरकार संगठन कर रहा है, वो कहीं ना कहीं प्लानिंग योजना तो बना रहा है, चाहे वो मथुरा का एक नया मुद्दा पैदा हो जाए, लेकिन फिर भी जो तोड़ है जातिगत जनगणना का, पीडीए का, आरक्षण का, इसका तोड़ फिलहाल भाजपा के पास नहीं। इसीलिए परेशानी नंबर 1 और नंबर 2 की है, क्योंकि नंबर 1 नंबर 2 की लड़ाई तो तब होगी जब केंद्र और राज्य में सरकार होगी। पहले सरकार को बचाना है, सरकार को मजबूती देना है, और इसके लिए फिलहाल भाजपा के पास कोई मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार नहीं है। संघ कोशिश काफ़ी कर रहा है, लेकिन फिर भी ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि इसमें बहुत हद तक सफल होगा। क्योंकि अभी जिस तरह से मोदी जी का सर्वे में ग्राफ गिर रहा है, राहुल गांधी का ग्राफ बढ़ रहा है, 4 स्टेट की जो सर्वे आ रहे हैं, जिसमें चारों स्टेट के अंदर एक मैसेज दिया जा रहा है कि भाजपा चारों स्टेट हार सकती है। हो सकता है झारखंड बच जाए, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर चारों स्टेट हार सकती है। आप उम्मीद करिए ये चारों स्टेट अगर भाजपा हार गई या 3 स्टेट हार गई,
उसके बाद मोदी जी अपने लोगों के सामने कैसे फेस करेंगे, बिहार का चुनाव की राजनीति क्या होगी, क्या ये चिराग पासवान और नीतीश कुमार जैसे लोग जिन्होंने कई अभी बड़ी मीटिंगों का बाइकआउट किया या वह नहीं पहुंचे नीतीश कुमार, क्या भविष्य की राजनीति फिर पाला बदल सकते हैं? ये राजनीति है और नीतीश कुमार एक ऐसा नाम है जो खुदा भी नहीं जानता कि इनके दिल में क्या चल रहा है। दोस्तों, हमारा ये विश्लेषण एनालिसिस कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार आशीर्वाद देते रहें। मैं सतीश श्रीवास्तव कल फिर एक नए विश्लेषण के साथ आपके बीच में मौजूद हूँगा। नमस्कार।